अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार प्लीज़ चैट पर क्लियर लिख दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें फौरन, प्लीज़ फटाफट। ओके ग्रेट। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने मेरे ख्याल से हमने जो है एक पास्ट पेपर क्वेश्चन करा था फॉर्मूलाज वाला ब्रेक इवन एनालिसिस का, ठीक है। हमने अपना लास्ट से लास्ट क्लास में ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मैंने आपको पूरा ब्रेक इवन का जो टॉपिक था, इसके अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे समझाए थे, ठीक है। देयर वर टोटल 8 फॉर्मूलाज, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन था वो, ठीक है, कैटरीना वाला। ये पूरा इसमें फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज आपने लगाने थे, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूलाज वाला सवाल हो गया था, ठीक है। अब नाउ इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में मैंने आपको ब्रेक इवन चार्ट के बारे में बताना है, ठीक है। और थोड़ी सी इस ब्रेक इवन के टॉपिक की थ्योरी होती है, वो मुझे आपको बतानी है बस, ठीक है। तो गौर से सुने मेरी बात। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है। अब देखिए, ब्रेक इवन चार्ट का पता है क्या सीन है। ब्रेक इवन चार्ट का ये सीन है कि ये बनाने को नहीं आ सकता। ब्रेक इवन चार्ट की प्रिपरेशन हमारे कोर्स से हट चुकी है, ठीक है। ब्रेक इवन चार्ट की प्रिपरेशन हमारे कोर्स से हट चुकी है, 2 साल पहले ही हट चुकी है। अब वो ब्रेक इवन चार्ट ये नहीं बोल सकता कि प्रिपेयर ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट बनाने को नहीं आ सकता। लेकिन ब्रेक इवन चार्ट की इंटरप्रिटेशन हमारे कोर्स में अभी भी है। सर, ये इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है। देखिए, वो आपको क्वेश्चन में ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दे देगा और उसके अंदर से वो क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको ब्रेक इवन चार्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ब्रेक इवन चार्ट क्या बता रहा है, कौन सी चीज ब्रेक इवन चार्ट में क्या बनाती है। तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कब, जब मैं आपको एक ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि भाई कौन सी चीज ब्रेक इवन चार्ट में क्या बता रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं आज की क्लास में आपको एक ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। ताकि उसकी अगर इंटरप्रिटेशन पे कोई सवाल आ जाए, ठीक है, वो ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दे दे क्वेश्चन में और आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कोई, तो आप उसको आंसर कर सकें, ठीक है। तो आज मैं आपको सिंधिया, यू आर लेट, खैर अब मेरी बात सुन ले एक बार दोबारा, मैं रिपीट कर रहा हूं। ब्रेक इवन चार्ट बनाने को नहीं आ सकता, ब्रेक इवन चार्ट की प्रिपरेशन हमारे कोर्स में नहीं है, वो हमारे कोर्स से हट चुकी है। अब पेपर के अंदर ब्रेक इवन चार्ट बनाने को नहीं आ सकता, लेकिन ब्रेक इवन चार्ट की इंटरप्रिटेशन हमारे कोर्स में है। इंटरप्रिटेशन मतलब वो आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दे देगा क्वेश्चन में और उसके अंदर से क्वेश्चंस पूछ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ब्रेक इवन चार्ट बनाने को नहीं आ सकता। तो अब ब्रेक इवन चार्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो कब आपको समझ आएगी, जब मैं आपको एक ब्रेक इवन चार्ट बना के दिखाऊंगा। दैट्स वाई मैं आज की क्लास में आपको एक ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रेक इवन चार्ट क्या है, वो आपको क्या बता रहा है, कौन सी चीज ब्रेक इवन चार्ट में क्या बताती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको एक ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दिखाऊंगा। गौर से समझना है, अच्छे से सीखना है कि ब्रेक इवन चार्ट क्या बताता है, कौन सी चीज ब्रेक इवन चार्ट में क्या बता रही होती है। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आपको बोला हुआ है कि योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $10, और आपको वीसी पर यूनिट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है, ठीक है, दैट इज $6। एंड आपको टीएफसी मींस टोटल फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, दैट इज 30,000 कर लें आप, ठीक है। ओके। और आपको डिमांड भी गिवन है, ठीक है। डिमांड इज व्हाट, मैक्सिमम यूनिट्स दैट यू कैन सेल, कि भाई इतनी डिमांड है, इतने यूनिट्स आप बेच सकते हो। सो द डिमांड इज 9,000 यूनिट्स, ओके। तो ये क्वेश्चन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और अब हम बना रहे हैं इस जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे हम एक ब्रेक इवन चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, ब्रेक इवन चार्ट बनाने से अगर मैं पहले कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लूं तो मेरे लिए ब्रेक इवन चार्ट बनाना इजी हो जाता है, और आप लोगों को भी और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ब्रेक इवन चार्ट क्या बता रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मेरी बात सुने। तो पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं ब्रेक इवन चार्ट बनाने से पहले। ब्रेक इवन चार्ट में टोटल 3 लाइनें बन रही होती हैं, देयर आर 3 लाइन्स, ठीक है। तो एक लाइन होती है फिक्स कॉस्ट की, एक लाइन होती है टीसी मींस टोटल कॉस्ट, और ब्रेक इवन चार्ट में एक लाइन बन रही होती है
टोटल सेल्स रेवेन्यू, TSR, ठीक है। तो ये तीन लाइंस ब्रेक इवन चार्ट में बन रही होती है, ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें आपने निकालनी है थ्री लेवल ऑफ आउटपुट्स पर, ठीक है। तीन लेवल ऑफ आउटपुट्स पर आप ये तीनों चीजें, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स रेवेन्यू निकाल लेंगे। वो तीन लेवल ऑफ यूनिट्स या वो तीन लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? एक तो मिनिमम यूनिट्स। देखो मिनिमम यूनिट्स आप लोग मुझे बता सकते हो कितने बना सकता है? इस एग्जांपल क्वेश्चन में क्या है, ये बिजनेस मिनिमम कितने यूनिट्स बना सकता है या सेल कर सकता है, सॉरी, मिनिमम यूनिट्स कितने बेच सकता है? क्या आप लोग बता सकते हो मुझे कि एक बिजनेस मिनिमम कितने यूनिट बेच सकता है? व्हाट आर द मिनिमम यूनिट्स? एनीवन, एनी गेस? यही तो, बच्चे इतने होशियार होते हैं फिर भी पता नहीं क्यों इसका जवाब देते हैं। सिंधिया एंड कशमाला, 9,000? नो, 9,000 तो डिमांड है, दैट इज मैक्सिमम यूनिट्स। इतनी डिमांड है, इतनी यूनिट्स बेच सकता है। कोई भी बिजनेस मिनिमम 0 यूनिट्स बेच सकता है, जीरो, ऐसा ही है ना। कम से कम कितने यूनिट्स बेच सकता है? जीरो। जीरो से कम यूनिट्स तो नहीं बेच सकता, नेगेटिव में तो यूनिट्स नहीं बेच सकता, ठीक है। तो मिनिमम यूनिट्स आर जीरो। तो एक मिनिमम यूनिट्स पर, ठीक है, दैट इज जीरो। एंड एक मैक्सिमम यूनिट्स, यस, मैक्सिमम यूनिट्स आर 9,000 फॉर दिस बिजनेस। और एक आप बीच के यूनिट्स ले लेते हो। अब बच्चा बोलता है सर बीच के यूनिट्स कौन से? 0 और 9,000 के बीच के 4,500? नो, बीच में आप कौन से यूनिट्स ले रहे हो? ब्रेक इवन इन यूनिट्स। तो मैंने आपको ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बताया हुआ है ना, तो वो फॉर्मूला लगा लो आप। ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल फिक्स कॉस्ट इज 30,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आती है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब 10 माइनस 6 इज 4, सो यू विल गेट 4 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट को आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करा, यू विल गेट ब्रेक इवन इन यूनिट्स दैट आर 30,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 7,500 यूनिट्स। 30,000 डिवाइडेड बाय 4, 7,500 यूनिट्स आर द ब्रेक इवन यूनिट, ठीक है। तो आपने ले लिया यहाँ पर 7,500 यूनिट्स बीच के। तो एक आपके पास मिनिमम यूनिट्स आ गए, एक आपके पास मैक्सिमम यूनिट्स और एक ब्रेक इवन यूनिट्स। इन तीनों पे आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल लें। 0 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। 7,500 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। और 9,000 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। तो आपके लिए जो है ब्रेक इवन चार्ट बनाना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यार आप लोगों से मुझे जवाब चाहिए, 0 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? एनीवन? 0 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? एनीवन जो बता सकता है कि 0 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? यस अरहम, ग्रेट। 30,000 फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होती। अगर लेवल ऑफ आउटपुट जीरो हो तो भी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, दैट इज 30,000। 7,500 यूनिट्स पर भी 30,000, 9,000 यूनिट्स पर भी 30,000। व्हाट इज टोटल कॉस्ट सर जी? सर जी टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चे। सर मार्जिनल कॉस्टिंग में दो तरह के कॉस्ट हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। दो खर्चे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। तो सर 0 यूनिट्स पे आप वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे और उसमें आप फिक्स कॉस्ट प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सर 0 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट, देखिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 6, उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें जीरो, तो 0 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट जीरो आ गई, उसमें प्लस कर दें फिक्स कॉस्ट 30,000, तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई? 30,000 आ गई। सर 7,500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालने, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7,500, 7,500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, उसमें प्लस कर दें 30,000 फिक्स कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आ जाए जरा, मैं निकाल लेता हूँ, 6 इंटू 7,500, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 45,000 प्लस 30,000। बिल्कुल ठीक कहा, 75,000 सर जी टोटल कॉस्ट, ओके। एंड 9,000 यूनिट्स पर सर जी, 9,000 यूनिट्स पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 6 मल्टीप्लाइड बाय 9,000, 9,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट आ गई प्लस फिक्स कॉस्ट 30,000। तो यार 6 इंटू 9,000 प्लस 30,000, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट 9,000 यूनिट्स? दैट इज 84,000। तो भाई आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली है, ओके ग्रेट। अब हम चलते हैं टोटल सेल्स रेवेन्यू। सर सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, तो तीनों यूनिट्स पर टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। सेलिंग प्राइस इज 10 एंड फर्स्ट यूनिट्स आर जीरो, तो 10 इंटू 0, टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना आ गया? जीरो। फिर 10 इंटू 7,500, सर टोटल सेल्स रेवेन्यू इज 75,000 एंड 10 इंटू 9,000 इज 90,000। सर जी डन, ये इंफॉर्मेशन अब निकाल ली। अब आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, अगर आपको ब्रेक इवन एनालिसिस की, ब्रेक इवन एनालिसिस के टॉपिक की फर्स्ट क्लास याद है,
उसमें मैंने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था? फर्स्ट क्लास, अगर आपको याद हो, मैंने दो बातें बताई थी। मैंने बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट पर सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम होता है, और टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होता है। तो ये वाली बात तो नीचे प्रूफ भी हो रही है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम होगा। ये नीचे प्रूफ भी हो रही है इन्फॉर्मेशन में, बताऊं क्या? देखें, ये जो हमारे बीच वाले पॉइंट्स थे 7500 यूनिट्स, वो ब्रेक इवन इन यूनिट्स थे। ये 7500 यूनिट्स ब्रेक इवन यूनिट्स हैं। आप देख सकते हो इस पे आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स सेम आ रही है। प्रूव हो गई ये बात। खैर, अब हम चलते हैं ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं, ठीक है? तो नया पेज खोल रहा हूँ, नीचे ब्रेक इवन चार्ट बनाऊंगा, और ब्रेक इवन चार्ट एक बनाकर दिखाऊंगा ना, आप लोगों को फटाफट से समझ आ जाएगा कि भाई कौन सी चीज क्या बताती है ब्रेक इवन चार्ट में। तो आपके लिए इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे इसके। खैर, लेट्स स्टार्ट। तो यार, चार्ट बनाते हैं ब्रेक इवन का ग्राफ। आप लोगों को पता है ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है? दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे आते हैं यूनिट्स, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स ले रहे होते हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग ले रहे होते हैं सी कॉमा आर। सी कॉमा आर मीन्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। जितना भी कॉस्ट एंड रेवेन्यू है वो वाई एक्सिस पर आता है, ठीक है जी, और एक्स एक्सिस पर यूनिट्स आते हैं, ठीक है? अब आपका मैक्सिमम कॉस्ट और रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? आप देख सकते हैं 90,000 तक जा रहा है, ऐसा ही है। तो आप इसको 90,000 ले लें। अच्छा, हम दो बॉक्सेस के फर्क से ले लेते हैं, ठीक है? तो ये देखें, यहाँ पर हम ले लेते हैं 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, 70, और इसको हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्स एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को सॉरी। अभी एक्सटेंड कर देते हैं, नो इश्यूज। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ हाँ, ओके। तो भाई 70,000, 80 एंड 90, ठीक है? सी कॉमा आर, और ऊपर तीन जीरो लगा रहा हूँ, ठीक है? ताकि मुझे हर अमाउंट के साथ बार बार तीन जीरो ना लगाने पड़े। 10,000, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ओके डन। अब यहाँ यूनिट्स ले लेते हैं। मैक्सिमम हमारे यूनिट्स कहाँ तक जा रहे हैं? 9,000। तो यहाँ मैं यूनिट्स ले लेता हूँ, ठीक है? 1,000 यूनिट्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9,000। 1,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 एंड 9,000 यूनिट्स, ठीक है भाई? अब हमने जो ऊपर इंफॉर्मेशन निकालनी है, बस ये इंफॉर्मेशन ग्राफ पे प्लॉट करनी है, ब्रेक इवन चार्ट बन जाएगा। पहले हम फिक्स कॉस्ट की लाइन बना लेते हैं। 0 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट इज 30,000, 7,500 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट इज 30,000, एंड 9,000 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट इज 30,000। तो बस इसको प्लॉट करना है। देखिए मेरी बात सुने, रेड पेन यूज कर रहा हूँ फॉर द फिक्स कॉस्ट की लाइन। 0 यूनिट्स आपके यहाँ पर है, और उस पर फिक्स कॉस्ट है 30,000। तो यहाँ आपने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है? 7,500 यूनिट्स देखे आपके दोनों के बीच में आते हैं, 88,000 ये बीच में आ गए। इस पर भी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000। तो यहाँ आपने दूसरा पॉइंट बना दिया, ठीक है? और 9,000 यूनिट्स पर भी आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000। तो यहाँ आपने थर्ड पॉइंट बना दिया, और आपने इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, आपके पास आपकी फिक्स कॉस्ट की लाइन बन गई, ठीक है? दिस इज योर फिक्स कॉस्ट की लाइन। देखिए, फिक्स कॉस्ट की लाइन हमेशा स्ट्रेट बनती है। वाई? बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। हर यूनिट पर 1,000 यूनिट्स पे भी 30,000, 2,000 यूनिट्स पे भी 30,000, 3,000 यूनिट्स पे भी 30,000, 4,000 यूनिट्स पे भी 30,000। हर यूनिट पर फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, दैट्स वाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी? अब नेक्स्ट, आफ्टर फिक्स कॉस्ट दूसरी लाइन किसकी है? द सेकेंड लाइन इज ऑफ टोटल कॉस्ट। 0 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट कितनी है? 30,000। तो भाई 0 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट है 30,000। तो अब उसके लिए मैं नया कलर ग्रीन ग्रीन यूज कर लेता हूँ, ठीक है? तो भाई 0 यूनिट्स आपके यहाँ पर है, टोटल कॉस्ट है 30,000। तो यहाँ एक और आपने पॉइंट डॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है? ग्रीन मार्कर से आपने बना दिया। उसके बाद सर, 7,500 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट है 75,000, ओके। तो देखिए, 7,500 यूनिट्स यहाँ आपके बीच में आ जाते हैं, और 75,000, 75,000 आपका यहाँ आ रहा है 80 और 70,000 के बीच में। तो यहाँ आप एक डॉट लगा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो है, यहाँ पर आपने जो है लगा दिया, ठीक है? उसके बाद 9,000 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट कितनी है भाई? 9,000 यूनिट्स पे इट्स 84,000, ठीक है? तो आप नीचे गए, 9,000 यूनिट्स ये,
और टोटल कॉस्ट 84, बिल्कुल 85 से हल्का सा नीचे। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर लगा देंगे, ठीक है भाई। 85 से हल्का सा नीचे, तो ये आप बस तीनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ये आपकी जो है टोटल कॉस्ट की लाइन डन। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन बन गई। अब हमने बनानी है थर्ड लाइन, दैट इज टोटल सेल्स रेवेन्यू की। उसको भी प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। भाई 0 यूनिट्स पर टोटल सेल्स रेवेन्यू इज 0। तो देखिए आप नीचे आए, 0 यूनिट्स कहाँ पर हैं आपके, 0 यूनिट्स वहां पर है, और सेल्स रेवेन्यू भी 0 यहाँ पर है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर आपने एक डॉट लगा दिया कि भाई 0 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू 0 है। उसके बाद सर 7500 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू 75,000। तो देखें 7500 यूनिट्स यहाँ पर होते हैं बीच में, और 75,000 ये वाला पॉइंट, यहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है भाई, डन। एंड द थर्ड पॉइंट इज 9,000 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट इज 90, टोटल सेल्स रेवेन्यू इज 90,000। तो सर जी 9,000 यूनिट्स यहाँ पर है, ठीक है, और 90,000 यहाँ पर आप डॉट लगाएंगे दूसरा, ठीक है। तो देखें भाई यहाँ पर हम लगा देते हैं, हमारी जो है 90,000 पे, 9,000 यूनिट्स पे 90,000, ओके। तो इसको जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ नेक्स्ट डॉट, ठीक है भाई, ये मैंने लगा दिया। अब जरा टोटल कॉस्ट की लाइन आउट हो रही है, इसको मैं पहले थोड़ा सा ठीक कर दूं, जस्ट वेट अ सेकंड, टोटल कॉस्ट की लाइन को, वेट अ सेकंड प्लीज। यस, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन। अब टोटल सेल्स रेवेन्यू की जो लाइन है उसको भी हम जरा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वेट, तो इसको मैंने, सॉरी सॉरी, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। तो देखें भाई, मैंने अब डॉट्स को ज्वाइन करना है, मैंने जो है, यस, तो ये मैंने इधर दूसरा पॉइंट इधर था, ऐसा ही है, यहाँ था। अब यहाँ से जो है इसको हमने ज्वाइन करना है यहाँ पर। तो सर ये हमारी किसकी लाइन बन गई, टोटल सेल्स रेवेन्यू की लाइन। तो सर ये आप देख सकते हैं, आप लोगों का ब्रेक इवन चार्ट क्या है, तैयार हो गया है ब्रेक इवन चार्ट। दिस इज द ब्रेक इवन चार्ट। अब ये ब्रेक इवन चार्ट क्या बता रहा है, बहुत गौर से आप लोगों ने मेरी बात सुननी है सबने, ठीक है। देखें सबसे नंबर वन, ये जो है क्या, आप लोगों को पता है ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम होती है। तो ये जो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट की लाइन, मतलब यहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स सेम है। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा, अगर आप इसको नीचे ले आए तो नीचे यूनिट्स हैं, तो अगर आप इसको यूं नीचे ले आए तो ये आपका क्या आ गया, आपके पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ गया, ऐसा ही है। जो आपका कितना आ रहा है 8,000 और 7,000 के बीच में, दैट इज 7,500 यूनिट्स, ये आपका ब्रेक इवन इन यूनिट सेट 7,500 यूनिट्स, ठीक है। और अगर आप इसको लेफ्ट पर ले जाएं, कहाँ ले जाएं, लेफ्ट पर, ये आपकी रेवेन्यू वाली जगह है, तो ये आपके पास क्या निकल आया, ये आपके पास ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ गया, ठीक है, दैट इज 75,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 75,000 यूनिट्स ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, और नीचे ले आए तो 7,500 ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ठीक है जी। अब ये जो आपका ऊपर वाला रीजन है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है दैट इज प्रॉफिट का ट्रायंगल, किसका, ये आपका क्या है भाई, ये आपका प्रॉफिट है, क्या है, ओके। उसके बाद ये जो नीचे वाला रीजन है, दिस, ये वाला रीजन, ये वाला जो आपका रीजन है, ये वाला ट्रायंगल, दैट इज योर लॉस, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी गौर से मेरी बात आप लोगों ने सुननी है, ठीक है, बहुत गौर से मेरी बात सुननी है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये ब्रेक इवन यूनिट से 7,500। अब ब्रेक इवन इन यूनिट से आगे मैक्सिमम जितने यूनिट्स होते हैं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स होता है। तो आप ये ब्रेक इवन इन यूनिट से आगे लेकर ये मैक्सिमम यूनिट्स तक, ये आपके क्या है, ये आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स हैं, जो कितने आपको पता है, देखिए 500 और 1,000, 1,500 यूनिट्स आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स हैं, ठीक है। और अगर आप इधर आ जाएं, ये आपका ब्रेक इवन इन रेवेन्यू है, उससे ऊपर मैक्सिमम तक जो रेवेन्यू है ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, ठीक है। कितना है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं ब्रैकेट बनाकर इसको स्पेसिफाई भी कर देता हूँ, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू से ऊपर मैक्सिमम रेवेन्यू तक, दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू। कितना है भाई, आप देख सकते हैं 50,000, और फिर 10,000 और 15,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू है, ठीक है। ये बात हो गई। तो देखो ये चीजें आपको ब्रेक इवन चार्ट बता रहा होता है। अब देखिए मेरी बात सुने बहुत गौर से, समटाइम्स, कभी कभार आप लोगों को
ब्रेक इवन चार्ट उसने पेपर में बनाकर दे दिया, और ये फिक्स कॉस्ट की लाइन नहीं गिवन, फिक्स कॉस्ट की लाइन बनाकर नहीं दी, ठीक है, और ब्रेक इवन चार्ट ये बनाकर दिया हुआ है। बोलेगा आप बताएं फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो क्या आप बता सकते हैं ब्रेक इवन चार्ट को देखकर फिक्स कॉस्ट कितनी है? यस, आप लोग बता सकते हैं। देखिए ये जो टोटल कॉस्ट की लाइन है हमेशा फिक्स कॉस्ट से शुरू हो रही थी ऑलवेज, चूंकि 0 यूनिट्स पर जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट होगी ना, चूंकि कोई वेरिएबल कॉस्ट तो होती नहीं है। सो ऑलवेज आपकी जो टोटल कॉस्ट की लाइन है वो फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट हो रही होती है। तो भले आपको फिक्स कॉस्ट की लाइन नहीं बनाकर दी हुई, वो आपसे पूछ ले फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो आपको पता है टोटल कॉस्ट की लाइन 30,000 से शुरू हो रही है, तो 30,000 इज द फिक्स कॉस्ट। इस तरह आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। अब वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स पूछ सकता है, आप देखकर बता दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू पूछ सकता है। अब वो आपसे पूछ सकता है बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है, क्या कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है। तो क्या आप उसको टोटल प्रॉफिट निकाल कर दे सकते हो? यस सर, आप निकाल कर दे सकते हो। प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल सेल्स, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं ना, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। तो सर टोटल सेल्स कितनी है? आपके मैक्सिमम यूनिट्स 9,000 है ना, 9,000 पे आप टोटल सेल्स रेवेन्यू देख लो कितनी आ रही है, 90,000 आ रही है, तो आपकी टोटल सेल्स है 90,000 माइनस टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट कितनी है? सर 9,000 यूनिट्स पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट की लाइन चेक करें। ये आपके 9,000 यूनिट्स, इस पे आपका टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है सर? 85 से एक नीचे 84,000 सर। तो टोटल कॉस्ट इज 84,000, तो 90,000 माइनस 84,000, सर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा आपका, दैट इज 6,000। निकाल दिया आपने प्रॉफिट। पिंक एंड ग्रीन लाइन का बिटवीन क्या है? पिंक एंड ग्रीन लाइन, इसकी बात करें तहामी, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है तहामी, दिस इज प्रॉफिट। ये भी पिंक और ग्रीन लाइन के बीच का है, लेकिन ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज प्रॉफिट का रीजन, एंड ये जो नीचे है ये वाला ट्रायंगल तहामी, दैट इज लॉस का रीजन, ठीक है। तो देखिए ये आपको एक ब्रेक इवन चार्ट बता रहा होता है। तो पहले तो प्लीज मुझे बताएं आप लोग, देखो ब्रेक इवन चार्ट की प्रिपरेशन हमारे कोर्स में नहीं है, इस तरह आपको बनाना नहीं पड़ेगा पेपर में, पहले आता था अब नहीं आता, आउट ऑफ कोर्स। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन है, वो ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दे सकता है इस तरह का, और उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको नहीं बनाकर दिखाता एक ब्रेक इवन चार्ट, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आता कि ब्रेक इवन चार्ट में क्या चीज क्या बता रही होती है। तो पहले तो आप लोग प्लीज 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 मुझे सब बताएं, क्या आप सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है ब्रेक इवन चार्ट कि क्या चीज क्या बता रही है ब्रेक इवन चार्ट में? एवरीवन प्लीज, वेट कर रहा हूं, फौरन से बता दें प्लीज। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। अब आप लोगों को ब्रेक इवन चार्ट क्या बता रहा है हर चीज अगर क्लियर है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द थ्योरी पार्ट। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रेक इवन की एक थ्योरी है, ठीक है, जो आती है वो भी बता देता हूं, ठीक है, गौर से समझिएगा प्लीज। देखिए ब्रेक इवन के टॉपिक में या ये ब्रेक इवन चार्ट बनाते वक्त कुछ चीजें हम अज्यूम कर रहे होते हैं खुद से, क्या कर रहे होते हैं? अज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, दैट इज अजम्पशंस, अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन, ठीक है, दैट इज अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन। देखिए ब्रेक इवन के टॉपिक के अंदर और ब्रेक इवन चार्ट बनाते वक्त हम कुछ चीजें अज्यूम कर रहे होते हैं। वो चीजें पता है क्या है? देखिए मेरी बात सुने, ऊपर चलते हैं, ब्रेक इवन चार्ट हमने बनाया, आप देख सकते हैं हमें सेलिंग प्राइस गिवन थी 10। अब चाहे 0 यूनिट्स हो, हमने सेलिंग प्राइस 10 ही यूज की है, चाहे हम 7,500 यूनिट्स बेचे हमारी सेलिंग प्राइस 10 है, चाहे हम 9,000 यूनिट्स बेचे हमारी सेलिंग प्राइस 10 है। क्या असल में ऐसा होता है? क्या हमेशा सेलिंग प्राइस सेम रहती है इन द रियल लाइफ? जरूरी तो नहीं है ना हमेशा सेलिंग प्राइस सेम रहे, सेलिंग प्राइस चेंज भी तो हो सकती है ना। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस चेंज भी हो सकती है इन द रियल लाइफ। लेकिन ये ब्रेक इवन चार्ट बनाते हो कि ब्रेक इवन के टॉपिक में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि यार हमारी सेलिंग प्राइस तो 10 ही रहेगी, चाहे 0 यूनिट्स हो इट विल बी 10, चाहे 7,500 यूनिट्स बेचें इट विल बी 10, चाहे 9,000 यूनिट्स बेचें इट विल बी 10। तो ये हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस हमेशा सेम रहेगी। इट्स अजम्पशन नंबर वन। व्हाट इज अजम्पशन नंबर वन? कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अजम्पशन नंबर वन इज सेलिंग प्राइस per unit will always remain constant. Constant means same. This is assumption number one. बिल्कुल ठीक, ऐसा सही कह रहे हो सिंधी आप। assumption नंबर टू, देखिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी, दैट वाज 6।
वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है ना? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यही सब आता है वेरिएबल कॉस्ट में। तो सर वेरिएबल कॉस्ट 6 है। अब हम तो अज्यूम क्या कर रहे थे, अभी ये ब्रेक इवन चार्ट भी हमने बनाया, हम क्या अज्यूम कर रहे थे? चाहे 0 यूनिट्स हो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 6 होगी, 7500 यूनिट्स हो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 6 ही रहेगी, चाहे 9000 यूनिट्स हो 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 6 ही रहेगी। क्या असल में भी ऐसा ही होता है रियल लाइफ में? नो सर, वेरिएबल कॉस्ट कैन चेंज। हो सकता है आपने 3000 यूनिट बेचे, उसके बाद जो है आपका जो मटेरियल है, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल का भी खर्चा होता है ना, मटेरियल शॉर्ट हो गया, शॉर्टेज हो गई मटेरियल की। जब एक चीज की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, मटेरियल महंगा मिल रहा है, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया। तो असल में वेरिएबल कॉस्ट चेंज भी तो हो सकता है ना। लेकिन अभी ये ब्रेक इवन चार्ट बनाते वक्त हम क्या अज्यूम कर रहे थे कि भाई चाहे 0 यूनिट्स हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यही रहेगा, 7500 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 6 ही है, 9000 यूनिट्स हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 ही है। तो ये हम अज्यूम कर रहे होते हैं, दिस इज अजम्पशन, ये चीज हम अज्यूम कर रहे होते हैं ब्रेक इवन के अंदर, ठीक है, ब्रेक इवन के टॉपिक के अंदर। तो सेकंड अजम्पशन इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट will remain, will always remain constant. That is assumption number 2. And assumption number 4, let's discuss assumption number 4. देखो हमें डिमांड गिवन थी, हमें डिमांड गिवन थी कि भाई मैक्सिमम इतने यूनिट्स हम बेच सकते हैं, ठीक है। और हमने ब्रेक इवन चार्ट बनाया, हमने 9000 यूनिट्स बेचे हैं, इसी अजम्पशन से हमने बनाया ना। क्या कहीं ऐसा लिखा है कि इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ यूनिट्स बच गए? ब्रेक इवन के जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना, किसी में भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी नहीं, आपको सेल्स गिवन होगी खाली, या सिर्फ आपको प्रोडक्शन गिवन होगी, या ये डिमांड के नाम से गिवन होगी। तो ब्रेक इवन चार्ट में आप ये अज्यूम कर रहे होते हो, और ब्रेक इवन चार्ट भी आपने बनाया, आपको डिमांड 9000 यूनिट्स दी हुई थी। क्या जरूरी है कि 9 के 9000 यूनिट्स बिक जाएंगे? हो सकता है कुछ बच भी जाए, लेकिन हमने ब्रेक इवन चार्ट के यूनिट्स के हिसाब से मैक्सिमम 9000 यूनिट्स के हिसाब से बनाया है। तो ये चीज हम अज्यूम कर रहे होते हैं ब्रेक इवन के अंदर कि ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस विल बी सोल्ड, ये अजम्पशन है। लेकिन असल में तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो सकती है ना, यूनिट्स बच भी तो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है सारे यूनिट्स बच जाएंगे। लेकिन ब्रेक इवन चार्ट बनाते वक्त आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस विल बी सोल्ड, जितने यूनिट्स बनाए सारे के सारे बिक जाएंगे। तो ये हमारी अजम्पशन नंबर 3 है, ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विल बी सोल्ड। ठीक है भाई, ये अजम्पशन, सॉरी इट वाज 3, मैंने गलती से 4 लिख दिया, दैट इज अजम्पशन नंबर 3। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू अजम्पशन नंबर 4। सर दिस इज द लास्ट अजम्पशन, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई थी एग्जाम्पल क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट वॉज 30,000, ऐसा ही है, हमारी फिक्स कॉस्ट 30,000 गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। अब हमने तो यही पढ़ा है कि फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, इट ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे यूनिट जीरो भी हो। लेकिन एक बात बताऊं, एक फिक्स कॉस्ट का और कॉन्सेप्ट होता है, एक और कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। आज इसका मतलब बता रहा हूं, जहन में बिठा लेना। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पता है क्या होती है? स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट है जो कुछ टाइम तक फिक्स रहती है, जो कुछ टाइम तक सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कुछ टाइम तक सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कुछ टाइम टाइम तक सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं स्टेप फिक्स कॉस्ट। देखें, मैं एक टीचर हूं, मैंने क्लासरूम रेंट पर लिया हुआ है, ठीक है। ये क्लासरूम मैंने बनाया, ये क्लासरूम मैंने एक रेंट पर लिया हुआ है। इस क्लासरूम में मैक्सिमम कैपेसिटी 50 स्टूडेंट, एसटीडी मीन स्टूडेंट। मैक्सिमम इस क्लासरूम में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 50 से एक भी ज्यादा स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। अब मैं इस क्लासरूम का रेंट पे करता हूं, पता है कितना? 5,000। सर रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। सर क्या रेंट एक फिक्स कॉस्ट है? जी हाँ सर, रेंट एक फिक्स कॉस्ट है। तो 5,000 रेंट है। अब देखो इस क्लासरूम 1 था ये, इसमें 50 स्टूडेंट्स पूरे हो गए, ठीक है, 50 एडमिशन हो गए, क्लासरूम पैक, इसमें अब एक भी बच्चा और नहीं बैठ सकता। तो भाई अब मेरे पास 50 स्टूडेंट्स के बाद और एडमिशन आ गए, तो अब मुझे एक और क्लासरूम रेंट पर लेना पड़ेगा। तो भाई मैंने एक और क्लासरूम रेंट पर ले लिया, दिस इज क्लासरूम 2। इसका भी रेंट कितना है? इसका भी रेंट 5,000 है। इसमें भी मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो 50 स्टूडेंट्स तक मेरा रेंट 5,000 था, 50 से ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो अब मैंने नेक्स्ट रूम ले लिया, उसका भी रेंट 5,000 है, अब मेरा रेंट 10,000 हो गया। तो देखो 50 स्टूडेंट्स तक रेंट मेरा फिक्स कॉस्ट था, फिक्स था, फिर बढ़ गया। अब 50 और स्टूडेंट्स तक, अब टोटल 100 ना, 50 और स्टूडेंट्स तक वो सेम रहेगा। अब क्लासरूम 2 में भी 50 स्टूडेंट्स पूरे हो गए, एक स्टूडेंट की भी जगह नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें ऐसा ही हो, इतने ही एडमिशन हो, ठीक है। तो
क्लासरूम 2 में भी 50 स्टूडेंट्स पूरे हो गए। अब मुझे उसके बाद और एडमिशन आ गए, 100 स्टूडेंट्स क्रॉस कर दिए हमने और एडमिशन आ गए। तो फिर हमने एक और क्लासरूम ले लिया, ठीक है, रेंट पर, जो क्लासरूम 3 है। ठीक है, जो क्लासरूम 3 है। अब इस क्लासरूम में भी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स की। तो देखो, इसका भी रेंट कितना था, 5000। तो आप लोग एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग वो समझ रहे हैं, वो ये बात है कि भाई अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थे तो मेरा रेंट फिक्स कॉस्ट था 5000। 50 स्टूडेंट से क्रॉस हुए, 5000 और हो गया, अब वो 10000 हो गया। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्लास में भी 50 स्टूडेंट्स पूरे 100 स्टूडेंट्स क्रॉस हो गए, तो थर्ड क्लासरूम और आ गई, तो अब रेंट मेरा 5000 से और बढ़ गया, अब मेरा रेंट 15000 हो गया। तो देख रहे हो ये क्या है, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। 50 स्टूडेंट्स तक सेम, फिर बढ़ गई, फिर 50 स्टूडेंट्स तक सेम, फिर बढ़ गई, फिर अगले 50 स्टूडेंट्स तक सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स कांस्टेंट टिल अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक आउटपुट तक या टिल अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट तक वो खर्चा सेम रहेगा, फिर बढ़ जाएगा। सो फिक्स स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम या रिमेन्स कांस्टेंट टिल अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, आफ्टर इट इट इंक्रीजेस। एक सर्टेन लेवल तक सेम रहेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर एक सर्टेन लेवल तक सेम रहेगा, फिर बढ़ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम टिल अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, आफ्टर इट इंक्रीजेस। ठीक है। तो इसका नाम स्टेप फिक्स कॉस्ट कैसे पड़ा आपको पता है? क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं, जब इसका आप चार्ट बनाते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट का, तो ये स्टेप्स में बनता है। देखो, सेम रही थी, फिर बढ़ गई, फिर सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर सेम रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये स्टेप्स में बनता है ना ग्राफ, ये स्टेप्स है ना। तो दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो देखो, असल जिंदगी में ना, रियल लाइफ में ये स्टेप फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है ना, कि भाई थोड़े आउटपुट के बाद फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है। तो असल जिंदगी में ये स्टेप फिक्स कॉस्ट रियल लाइफ में हो सकती है। लेकिन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, भाई जितने भी यूनिट्स हों, फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 30000 रहेगी। तो ये एक हमारी अजम्पशन है कि ये फिक्स कॉस्ट हमेशा 30000 रहेगी। इन द रियल लाइफ देयर कैन बी स्टेप फिक्स कॉस्ट बढ़ भी सकती है। ठीक है। तो हमारी अजम्पशन नंबर 4 जो है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, दैट इज टोटल फिक्स। अजम्पशन नंबर 4, जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इन द क्वेश्चन, इन द ब्रेक इवन का टॉपिक। तो assumption number 4, total fixed cost will always remain constant। ठीक है, दिस इज assumption। असल रियल लाइफ में स्टेप फिक्स कॉस्ट भी तो हो सकती है, फिक्स कॉस्ट बढ़ भी तो सकती है आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। तो प्लीज मुझे बताएं, एवरीवन इन द क्लास मुझे बताएं, कंफर्म करें, क्या आप सबको ये assumptions ऑफ ब्रेक इवन क्लियर है? ये चीजें आप अज्यूम कर रहे होते हैं ब्रेक इवन चार्ट बनाते वक्त इन द टॉपिक ऑफ ब्रेक इवन। क्या सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट पर क्लियर लिखें प्लीज। फटाफट, फौरन वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, एवरीवन प्लीज। ओके जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हमने जो है आज की क्लास में ये ब्रेक इवन चार्ट क्या बताता है, क्या चीजें क्या बता रही होती हैं ब्रेक इवन चार्ट में, ब्रेक इवन की अजम्पशंस क्या हैं, ये भी हमने सीख ली हैं। उससे पहले ब्रेक इवन के टॉपिक में टोटल देवर कितना फॉर्मूलाज, देवर टोटल 8 फॉर्मूलाज जो हमने सारे सीख लिए हैं। और हमने एक पास पेपर क्वेश्चन भी करा था फॉर्मूलाज वाला। ठीक है, बस ब्रेक इवन के टॉपिक में यही चीजें है यार, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो बड़ा ही शॉर्ट सा इजी सा टॉपिक था ये। अच्छा, आज मैं क्वेश्चन और सॉल्व नहीं करा रहा पास पेपर के, आज मैंने आपको ये बनाना सिखाया है ब्रेक इवन चार्ट एंड द अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसके 2 पास पेपर क्वेश्चंस कराऊंगा। कितने? यस, इसके 2 पास पेपर क्वेश्चंस, लेकिन अभी मैं करवाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास अपने साथ। फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज ही होते हैं इसके क्वेश्चन में, अब ब्रेक इवन चार्ट बनाने को तो नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट क्लास में इसके 2 पास पेपर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, फिर ये टॉपिक खत्म होगा। फिर इसकी भी टॉपिकल पीडीएफ आपको ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें सब अपना।